चलें स्टार्ट करते हैं। चलें फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, और जल्दी से एक रिकैप देख लें इसका कि हमें क्या करना होता है फंक्शंस बनाने के लिए। सबसे पहले डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं, डेफ लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम आता है। जैसे इसकी एग्जांपल ले लें, सबसे पहले डेफ लिखा जाता है, फिर फंक्शन का नाम आता है, और फंक्शन के बाद, फंक्शन के नाम के बाद क्या करते हैं हम पैरामीटर्स लिखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या क्या यूज़र से इनपुट लेगा। ठीक है, तो हम वो सारी की सारी चीज़ें इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं। सही है, अब वो आपकी जितनी भी हों हमें वो सारी की सारी लिखनी होती हैं। और फिर क्या करते हैं फंक्शन के नाम के बाद ये ब्रैकेट्स बनाने के बाद ये कॉलन का यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट लाइन पे जाके अपनी जो भी लॉजिक होती है उसको हम लिख रहे होते हैं। सही है। लास्ट क्लास में ये फंक्शन बनाया था हमने। इसमें क्या किया था हमने, ये सारे के सारे पैरामीटर्स किससे लिए थे, यूज़र से इनपुट में लिए थे। ठीक है, और ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ ये थी कि हम इसको बता रहे हैं, मतलब यूज़र को बता रहे हैं कि भाई जो फंक्शन का आउटपुट है ना वो किस तरह का आएगा, वो इंटीजर आएगा। जस्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा आउटपुट अगर फ्लोट बन रहा है तो वो खुद ब खुद इंटीजर बन जाएगा, या अगर स्ट्रिंग आ रहा है कोई तो वो खुद ब खुद इंटीजर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जस्ट ये शो कराने के लिए। सही है, तो ये आपके क्या हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं। सही है। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारे। आर्ग्यूमेंट्स वैसे क्या होते हैं, माइंड में है कुछ कि आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस था? देखें, आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो आपके जब कहलाते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करें और उसमें कोई डेटा भेजें। मतलब देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सारे के सारे जो भी आप इसको लेटर्स बोलें या पैरामीटर्स बोलें, मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया है। लेकिन जब मैंने फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन कॉल करते वक्त मुझे ये सारी वैल्यूज़ भेजनी पड़ेंगी। और आपको मालूम है कि 1 किस में जाकर स्टोर होगा, ए के अंदर होगा, 2 बी में होगा, 3 सी में होगा, एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यूज़ मैं पास कर रहा हूँ ना फंक्शन कॉल करते हुए, ये मैंने फंक्शन को कॉल किया और मैंने ये वैल्यूज़ पास करी। ये वैल्यूज़ जो पास कर रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब हमने देखा था कि आर्ग्यूमेंट्स की भी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होता है, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, और तीसरा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या था? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई हम इस तरीके से जो डेटा भेज रहे हैं ना फंक्शन के अंदर, ये क्या कहलाता है, ये आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले नंबर पे जो भी नंबर लिखा, फर्स्ट पोजीशन पे जो भी मैंने नंबर लिखा है वो जाके हमेशा किस में सेव होगा, ए में ही सेव होगा हमेशा। सेकंड नंबर पे जो नंबर, सेकंड पोजीशन पे जो नंबर लिखा वो हमेशा बी में सेव होगा। लास्ट पे जो मैंने नंबर पास किया हुआ है वो हमेशा एच में ही सेव होगा। तो पोजीशन वाइज जाके क्या हो रही है, हमारे ऊपर पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज सेव हो रही हैं। तो ये आपकी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, फिर हमने बात की थी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपके ये होते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, फंक्शन जब डिफ़ाइन कर रहे होते हैं ना, ये देखें यहाँ पे, जब फंक्शन हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो हम कुछ पैरामीटर्स की वैल्यूज़ खुद से ही सेट कर देते हैं। कुछ पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हम खुद से ही सेव कर देते हैं या सेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखें, मैंने ABC और ये कुछ यहाँ से यहाँ तक के पैरामीटर्स हैं जिसको हमने 0 असाइन कर दिया, और सिर्फ 2 पैरामीटर्स ऐसे रखे हैं D और E को, जो कोई वैल्यू जिसमें स्टोर नहीं हुई हुई। तो होगा क्या इससे, आपके ये जो A से लेके यहाँ तक के पैरामीटर्स हैं इसको हम क्या बोलेंगे, आप ये कहलाएंगे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सही है, क्या कहलाएंगे, ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे। और ये पीछे वाले आपके दोनों पैरामीटर्स ही हैं। वैसे अभी अगर चाहें तो इसको पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि भाई डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट अगर कोई बोल रहा है तो असल में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, वो यूज़र खुद डिफ़ाइन करता है। ठीक है, जो जिसने फंक्शन बनाया होगा उसने खुद से उन आर्ग्यूमेंट्स को सेट किया हुआ होगा या सेव किया हुआ होगा किसी पैरामीटर्स के अंदर। सही है, तो ये आपके होगा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जिसकी कुछ वैल्यू हम सेव कर देते हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर हमने इस तरह से करके डिफ़ाइन कर दिया, असाइन करवा दिया पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज़ को, तो फ़ायदा क्या होगा इसका?
देखें इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर मैंने फंक्शन को कॉल किया ना, तो मुझे बस 2 वैल्यूज़ भी अगर दे दूँ तो जब भी मेरा काम चल जाएगा। वो 2 वैल्यूज़ डी और ई में जाकर सेव होंगी, बाकी इतनी सारे जो मैंने आगे वाले आर्गुमेंट्स लिखे हुए हैं या पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, अगर यूज़र उसको ना भी दे तो जब भी वो चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 नंबर्स पास किए, सही, और क्या हुआ वो फंक्शन आपका चल गया। अगर मैंने ये 0 वैल्यूज़ या कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की हुई होती तो कंपलसरी होता है कि हम क्या करें, सारे के सारे नंबर्स भेजें, यूज़र सारे के सारे नंबर इनपुट करे, सही है। उसके बाद लास्ट चीज़ थी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या था कि हम क्या करेंगे जब भी हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, देखें आर्ग्यूमेंट हमेशा यूज़र देता है। आर्ग्यूमेंट मतलब वो नंबर्स होते हैं या वो डेटा होता है जो यूज़र फंक्शन कॉल करने के बाद ब्रैकेट्स में लिखता है। इमेजिन कर रहे हैं ना उस बात को, एक तो यूज़र ने, किसी बंदे ने फंक्शन बनाया, ठीक है, और ब्रैकेट्स में जो चीज़ें लिखी वो आपके पैरामीटर्स भी हो सकते हैं और वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपके पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाली चीज़ें होती हैं या वो डेटा होता है जो यूज़र फंक्शन कॉल करते हुए डेटा भेजता है। समझ रहे हैं बात को? तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन को कॉल किया और हमने यहाँ पर ये 3 भिजवाया, सही है। लेकिन किस तरह हमने भिजवाया हमने इसको h इक्वल्स टू करके भिजवाया। मतलब हम पाइथन को बता देंगे भाई जो मैं 3 भेज रहा हूँ ना, इसको किस में जाकर सेव करना, सिर्फ h के अंदर जाके सेव करवाना। तो h की वैल्यू आपकी ओवरराइड हो जाएगी और हमारी नई वाली वैल्यू जाकर उसमें सेट हो जाएगी, सही है। तो इस तरीके से जो हम आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं ये क्या कहलाता है, ये आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहलाता है, सही है। समझ रहे हैं बात को? एक चीज़ और हमने डिस्कस की थी, हाँ ये हमने एग्जाम्पल ली थी, इसको समझें ज़रा जल्दी से कि भाई पहले नंबर पे क्या पैरामीटर है मेरा, नेम, दूसरा एज है। तो अगर मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहा हूँ, पहले अफ़ान लिखूँगा बाद में 11 लिखूँगा, तो अफ़ान आपको नेम में ही जाकर सेव होगा और 11 आपका एज में जाकर सेव होगा, सही है। पोजीशन के हिसाब से चल रहा है। अगर हमने इसको उल्टा किया, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर किया था, तो क्या हो रहा था फिर हमारे पास कि 11 आपका नेम में जाएगा और अफ़ान आपका एज में आ जाएगा। मतलब पोजीशन के हिसाब से जाके ऊपर डेटा सेव हो रहा है, ठीक है। ये पोजीशनल आर्ग्यूमेंट है। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि भाई हम क्या करें, पैरामीटर्स का नाम लिखें और क्या करें, उसका डेटा इस तरीके से भिजवा दें। फिर क्या करें, पैरामीटर्स का नाम लिखें, डेटा इस तरह भिजवा दें, और पोजीशन कुछ भी हो, कोई मसला नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ये कुछ रिकैप था, अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलें, मैंने सिंपल से एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर 2 नंबर्स मैंने प्लस करवा दिए, ठीक है। सिंपल से बिल्कुल लॉजिक रखी है। अब क्या होगा कि जब यूज़र इस फंक्शन को कॉल करेगा 8 नंबर्स को, तो उसको कितनी वैल्यूज़ देनी होंगी, 2 देनी है, ठीक है। और ये जो 2 वैल्यूज़, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, क्योंकि जो यूज़र कॉल करते हुए जब भी फंक्शन कॉल होगा और उसमें जो डेटा दिया जाएगा वो आपका डेटा आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स मैंने लिखा 5,7, तो 5 आपका किस में जाकर सेव होगा, N1 में, 7 कहाँ जाकर सेव होगा, N2 के अंदर, सही है। और मैंने नीचे बोला, नीचे वाली लाइन पे कि भाई N1 की वैल्यू को और N2 की वैल्यू को क्या कर दो, सम कर दो, और सम करके प्रिंट करवा दो उनका आउटपुट, उनका आंसर क्या आ रहा है, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा, क्या आ गया इसका आंसर, 12 आ गया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब एक चीज़ समझिएगा, जब भी फंक्शन बनाए जाते हैं ना, फंक्शन और मेथड्स हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, लेकिन बनाने का तरीका सेम ही होता है।
याद रखें जब भी हम फंक्शन या मेथड बनाएंगे तो हमारा मकसद ये होता है कि हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है ना उसको हम किसी वेरिएबल में सेव कर सकें। क्या मकसद होता है उनको बनाने का कि जब भी हम फंक्शन या मेथड बनाएं तो उसका आउटपुट मतलब उसकी मदद से जो हमें आंसर मिलने वाला है ना वो आंसर किसी वेरिएबल में हम सेव कर सकें। ये असल मकसद होता है फंक्शन या मेथड बनाने का। सही है। अब एक चीज़ समझिएगा, अभी मुझे आंसर क्या मिल रहा है भाई, 12 मिल रहा है। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 12 मेरा किसी वेरिएबल में सेव हो जाए, जाकर वेरिएबल में क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो लेट्स से मैं पीछे आया फंक्शन के बिल्कुल पीछे और मैंने यहाँ पे लिखा टोटल लिखता हूँ, ठीक है, टोटल इक्वल्स टू, और मैंने फंक्शन कॉल करके उसमें नंबर आगे पास करवा दिए। कम करवाना है क्या इसको? सही है। तो अब ज़रा देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैंने लेफ़्ट पे एक वेरिएबल लिखा, इक्वल्स टू किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया और उसमें वैल्यू मतलब भिजवा दी। अब अभी आपने देखा भाई इस इतने हिस्से की वजह से हमें आंसर क्या मिल रहा था, 12 मिल रहा था। तो मैंने कहा भाई इस 12 को मैं चाह रहा हूँ कि किसी वेरिएबल में सेव कर दूँ। सही, लेकिन क्या ख्याल है कि सेव कर सकेगा ये? अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या मेरा 12 इस टोटल वेरिएबल के अंदर सेव होगा या नहीं होगा? अच्छा देखें ज़रा, इसको समझते हैं। इसको एग्जीक्यूट किया मैंने, 12 तो अभी भी दिखा रहा है वो, सही है, लेकिन हम जो करना चाह रहे थे उसको पहले चेक करते हैं कि भाई प्रिंट करो टोटल की वैल्यू को। सही है, तो ज़रा देखें आउटपुट क्या मिल रहा है, नन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नन, मतलब 12 हमारा टोटल के अंदर सेव हुआ ही नहीं है। सही है। अब इसका रीज़न पता है क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है। देखें ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा यूज़र डिफाइन फंक्शन है या कस्टम फंक्शन है हमारा, जिसमें हमने आउटपुट दिया तो है, आउटपुट को शो तो करवाया है, लेकिन हमने किस तरह आउटपुट को शो करवाया? प्रिंट फंक्शन की मदद से। अब याद रखिएगा कि अगर आपने फंक्शन या मेथड बनाते हुए कहीं पर प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लिया, ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है ना वो वेरिएबल में सेव नहीं हो सकता, जिस तरह यहाँ पर नहीं हुआ। पॉइंट समझ रहे हैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो क्या करना पड़ता है हमें उसके लिए रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो ज़रा देखें, अभी आप लोगों ने इस फंक्शन को देखा, जब मैंने यहाँ पे कॉल किया, नंबर भेजा, वो नंबर तो शो करवा रहा है, लेकिन उस नंबर को वेरिएबल में सेव नहीं करवा रहा, ठीक है, जो कि करवाना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको किसी दूसरे वेरिएबल में सेव करवाऊँ। उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रिंट को हटा देंगे। ठीक है, ये प्रिंट बिल्कुल से हटा दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। लेट्स से मैंने उसको सम का नाम दे दिया। ठीक है, मैंने बोला क्या करो कि भाई n1 और n2 में तुम्हें जो भी नंबर मिल रहा है उसको सम करो, और सम करके एक अलग वेरिएबल में सेव कर लो। उसको मैंने नाम दे दिया सम का, या कुछ भी नाम दे दें, c बोल दें, d बोल दें, ठीक है। और मुझे बताएं कि सम के अंदर मेरा डेटा या नंबर सेव होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। सही है। अच्छा, अब मुझे क्या करना होगा, मैं ना रिटर्न यूज़ करूँगा, रिटर्न कीवर्ड, और मैं रिटर्न करवा दूँगा किसको, सम को। चूँकि मेरा आंसर किस में सेव हुआ हुआ है, सम के अंदर सेव हुआ हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा मेरे इसी आंसर को बाहर भिजवा दो। रिटर्न मतलब होता है बाहर भिजवा दो। किस तरह भिजवाओ? इस तरह भिजवाओ कि अगर यूज़र किसी वेरिएबल में इस आंसर को सेव करना चाहे तो वो ये कर सके। समझ रहे हैं बात को? तो ऊपर हमने देखा कि प्रिंट जब यूज़ किया था तो हमारा नंबर जो आउटपुट था वो टोटल में सेव नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब देखते हैं कि हमने इस तरह से जो लिखा है, इस तरह लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे लेट से ये नंबर पास करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके सी लिखता हूँ, सी इक्वल्स टू वेरिएबल का नाम लिखा, वेरिएबल इक्वल्स टू फंक्शन का नाम, और ब्रैकेट्स में उसकी वैल्यूज़ पास कर दी, आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। तो एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले तो देखें आप लोग कि इसने हमें नंबर वो नहीं दिखाया, उसका आउटपुट नहीं दिखाया ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था, जब मैंने इसको इस तरीके से लिखा था तो इसने मुझे यहीं पे 12 दिखा दिया था। तो वजह क्या थी कि भाई जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ना, तो फंक्शन के अंदर आपका 5 जाएगा, n1 के अंदर 7 जाएगा, n2 के अंदर, और जैसे ही अगली लाइन पर आएगा वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा हमारे आउटपुट को। तो फंक्शन के अंदर प्रिंट वाली लॉजिक लिखी हुई थी कि भाई आउटपुट को दिखा दो। समझ रहे बात को? ये प्रिंट जो होता है वो सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए होता है। सही है।
लेकिन अब की मर्तबा क्या हुआ, जब रिटर्न यूज़ किया गया ना, जब हमने रिटर्न यूज़ किया तो पाइथन समझ लिया अच्छा भाई शो नहीं करवाना, नंबर को दिखाना नहीं है कि आउटपुट में क्या आ रहा है, जस्ट क्या करना है, उस नंबर को हमने बाहर भेजना है और वेरिएबल में सेव करवा देना है। तो अब अगर मैं इसको सी को प्रिंट करता हूँ तो ज़रा आउटपुट देखें क्या आ गया, इसका 13 आ गया। समझ रहे हैं? तो प्रिंट और रिटर्न में डिफरेंस समझ आ गया क्या होता है। सर आपने ऊपर भी वेरिएबल बनाया और नीचे भी वेरिएबल बनाया। हाँ पहले जहाँ हमने वो फंक्शन बनाया जी जी यहाँ पर ना, हाँ जी ये भी मतलब करना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। देखें आप ना इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते थे, लाइक अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, देखें हमने क्या करना है असल में, इन दोनों का जो आंसर आ रहा है ना उसको बाहर किसी वेरिएबल में सेव करने देना है, यही मकसद है ना। तो क्या मैंने तो अभी इसको मतलब एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी है। अगर मैं रिटर्न कीवर्ड यहीं पे लिख देता, अगर मैंने रिटर्न कीवर्ड यहीं पे लिख दिया होता तो आप सोच के बताएं कि अभी भी काम करेगा, काम तो करना चाहिए इसको, क्योंकि देखें ऊपर वाली लॉजिक हमारी और ये वाली लॉजिक बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले उसके सम को, नंबर्स के सम को सम में सेव करवा दिया, सम नाम के वेरिएबल में या किसी भी वेरिएबल में सेव करवा दिया। फिर हमने बोला भाई अब इस वेरिएबल की जो वैल्यू है ना उसको बाहर रिटर्न करवा दो, मतलब किसी वेरिएबल में अगर सेव करना चाहे तो सेव कर दो। लेकिन आप उसी चीज़ को और छोटा करके इस तरह भी लिख सकते हैं कि भाई जो नंबर आ रहा है ना उसको सम कर लो यहाँ पर, और सम करने के बाद उसको रिटर्न करवा दो, तो काम वही हो रहा है। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप वेरिएबल में सेव करें या नहीं करें। छोटी मोटी कोई लॉजिक है तो डायरेक्ट भिजवा दें, हाँ, लेकिन अगर कोई पूरी आपकी प्रॉपर लॉजिक लिखनी है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा लाइन्स आपने लिखनी है, तो बेटर ये होता है फिर आप ना वेरिएबल्स का यूज़ करें अंदर, ताकि आपके पास डेटा मौजूद हो, मतलब वेरिएबल के अंदर डेटा सेव हुआ हुआ हो। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ क्लियर हो गई रिटर्न वाली, सही है। अच्छा अब एक चीज़ देखें, लेट्स से एक फंक्शन बनाते हैं, अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखें सिंपल सी चीज़ है, एक फंक्शन बनाया जिसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यूज़र से लेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र से लेंगे। और फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया। आप लोग चाहे तो इसको एफ स्ट्रिंग की मदद से भी लिख सकते हैं, सही है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि फर्स्ट नेम आपका यहाँ पर आया और फिर मैंने एक स्पेस दी। अगर यह नहीं दूंगा ना तो क्या होगा, आपके जो दोनों नेम्स होंगे बिल्कुल मर्ज होके आ रहे होंगे। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई फर्स्ट नेम लिखो, फिर क्या करो एक स्पेस दो, ये देखें ना बीच में एक स्पेस यहाँ पे मैंने दी हुई है, और फिर क्या करो लास्ट नेम शो करवा दो। ये प्लस तो क्या कर रहा है, जस्ट उनको जोड़ने वाला काम कर रहा है। ठीक है, प्लस प्रिंट में नहीं आएगा, ये जस्ट उनको जोड़ का मतलब कॉन्कैटिनेशन वाला काम कर रहा है। एग्जीक्यूट किया, फंक्शन कॉल करता हूँ मैं, शो फुल नेम, लेट्स से सही, ये मैंने नाम पास किया और मैं इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। चूँकि अंदर कहाँ यूज़ किया हुआ हमने इसको, रिटर्न अंदर यूज़ किया हुआ है ना, तो मैं इसको किसी वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने लिखा है यहाँ पर कंप्लीट नेम का नाम मैंने रख दिया, इसका कंप्लीट नेम वेरिएबल का नाम रख दिया, और मैंने इक्वल्स टू करके राइट साइड पे फंक्शन कॉल किया और उसमें आर्ग्यूमेंट्स भिजवा दिए। एग्जीक्यूट किया, और अगर मैं कंप्लीट नेम प्रिंट करूं तो ज़रा देखें क्या हो गया, मोहम्मद जाहिद मुझे यहाँ पर मिल गया। तो पॉइंट समझाने का क्या है कि भाई रिटर्न आप जब यूज़ करते हैं, जब आपने किसी भी तरह का डेटा को किसी बाहर वेरिएबल के अंदर सेव करने देना हो। अगेन रिटर्न का कीवर्ड जब यूज़ करते हैं जब आपने किसी भी आउटपुट को, फंक्शन के अंदर जो भी आपका आउटपुट आ रहा है उसको किसी बाहर वाले वेरिएबल में सेव करने देना हो।
ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक हमने मेथड पढ़ा था लिस्ट के अंदर पॉप, पॉप याद है पॉप? तो पॉप क्या करता था, वो किसी इंडेक्स पे जाके डेटा को डिलीट कर दिया करता था, रिमूव कर दिया करता था, और उसको हम किसी वेरिएबल में सेव भी कर पा रहे होते थे। ये बात समझ रहे हैं? एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझा देता हूँ मैं इसको। लेट से मैंने एक सिंपल सी लिस्ट बनाई, उसको मैंने L1 बोल दिया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4, सही है। और मैंने बोला कि भाई L1 डॉट, एक मेथड होता है रिमूव का, ठीक है, L1 डॉट रिमूव, वो क्या करता है, डेटा को रिमूव करता है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे डायरेक्ट डेटा पास करना है, मतलब डायरेक्ट वैल्यू देनी है मुझे, सही है, इंडेक्स नहीं देना। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, ठीक है, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ, सही है। तो लेट्स से V1 का नाम दे देता हूँ, वेरिएबल 1, ठीक है। बंद कर पाना है क्या, आधे अंदर मसला है तो अच्छा मैंने क्या किया, V1 नाम दे दिया और इसको मैं बोल देता हूँ V2 करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ पॉप का, सही है। और लेट से मैं बोलता हूँ कि भाई 0 इंडेक्स पे जाओ, पॉप क्या करता है, इंडेक्स के लिहाज से काम करता है तो 0 इंडेक्स पे जाओ और क्या करो, वहाँ पे उस आइटम को डिलीट कर दो, पॉप कर दो, ठीक है। और उसको रिमूव करने के बाद क्या करो, पॉप करने के बाद क्या करो, V2 वेरिएबल के अंदर सेव करवा दो, सही है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ भाई तुम क्या करो, डायरेक्ट 2 को रिमूव करो, सही है। ये इंडेक्स नहीं है आपका, ये डायरेक्ट वैल्यू है, और उसको किस में सेव करवाओ, V1 के अंदर। और पॉप की मदद से मैंने बोला भाई 0 इंडेक्स पे जाओ और जो भी तुम्हें आइटम मिले ना उसको पॉप करो और किस में सेव करा दो, V2 के अंदर, ठीक है। ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं और ज़रा दोनों का आउटपुट देखें। ठीक है, V1 में क्या मिला भाई हमें, V1 में नन आ गया, सही है। तो अगर V2 प्रिंट करता हूँ, क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। तो अब थोड़ा सा जो अभी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया उससे ज़रा इसको मैच करें कि यहाँ पे नन मिलने की वजह क्या है, कि भाई यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं किया गया, रिमूव एक मेथड है और इसके अंदर रिटर्न वाला कीवर्ड यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से क्या हो रहा था, ये देखें, जब हम वेरिएबल के अंदर कोई डेटा सेव करना चाह रहे थे, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता, नन मिल रहा था, मतलब हमने अंदर फंक्शन के रिटर्न कीवर्ड यूज़ ही नहीं किया था। लेकिन पॉप के अंदर क्या हुआ, वो एक्चुअली जो डेटा डिलीट हुआ वो जाके V2 में सेव हो गया, मतलब पॉप फंक्शन मेथड के अंदर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया गया है। पॉइंट समझ रहे हैं? चलें आगे बढ़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़रा यहाँ देखें कि मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई करने के लिए, 3 नंबर को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। अच्छा मैंने फंक्शन के अंदर पहली लाइन लिखी कि भाई मतलब एक ऐसी लाइन है जो रिटर्न से पहले लिखी हुई है, और फिर मैंने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करी, रिटर्न वाली लाइन का यूज़ किया, और फिर मैंने उसके बाद एक और लाइन लिखी, लाइन आफ्टर रिटर्न, ठीक है। अच्छा मैं फंक्शन कॉल करता हूँ जल्दी से, शो मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे 3 नंबर पास करता हूँ, ठीक है। 3 नंबर देने होंगे ना हमें, मैंने 3 नंबर्स पास कर दिए। अब ज़रा सोच के बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। सोचें इसका आउटपुट जी, हाँ मल्टीप्लाई तो होंगे, तो किस तरह आंसर आना चाहिए, थोड़ा सा इमेजिन करें माइंड में।
कि आउटपुट में हमें क्या क्या दिखने वाला है। 4 5 आंसर आएगा, ठीक है। और किसी के माइंड में आ रहा है कुछ? अच्छा देखें, अब पता है क्या होता है, पहले इसका आउटपुट देखें फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या आया भाई, लाइन बिफोर रिटर्न, और 4 टाइम्स 5 क्या होता है 20, 20 टाइम्स 6 इज 120, तो 120 आंसर आ गया इस लाइन की वजह से। लेकिन उसके बाद इसने ये वाली लाइन प्रिंट नहीं करी, सही है। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा है कि भाई हमने अगर किसी लाइन पे फंक्शन के अंदर रिटर्न यूज़ कर दिया तो उस लाइन के बाद भले ही आपने कितनी ही लाइन्स क्यों ना लिखी हुई हो, थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स क्यों ना लिखी हुई हो, आपकी वो हरगिज़ एग्जीक्यूट नहीं होती। लेट्स मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना प्रिंट यूज़ करता हूँ, बोलता हूँ कि भाई इनका प्लस भी शो करा दो, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और मैं माइनस भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप भले ही कितनी ही लाइन्स क्यों ना लिख लें रिटर्न के बाद, ठीक है, ज़रा देखें दोबारा से फंक्शन कॉल किया, नंबर्स भेजें, आपके पास सिर्फ 120 तक का आंसर आ रहा है, सही है। तो पॉइंट क्या समझ आया कि भाई एक मरतबा रिटर्न यूज़ कर लिया तो उसके बाद आपने भले ही कितनी ही लाइन्स क्यों ना लिख दी हों, वो चलने वाली नहीं है, वो आपको पाइथन का कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे एक चीज़ बताएं कि हमने पढ़ा था फॉर लूप वाइल लूप के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे लूप को ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं। कौन सा? ब्रेक था, शाबाश। एक और था, एक और कीवर्ड था जो हमारे लूप के अंदर मतलब वो काम कर रहे होते हैं। एक ब्रेक होता है, दूसरा कंटिन्यू होता है, ठीक है। किसी कंडीशन पर वो स्किप करवा देता है हमारी आगे वाली चीज़ों को, सही है। तो वहाँ पर वो दो कीवर्ड से लूप के अंदर कौन कौन से, ब्रेक और कंटिन्यू। फंक्शन के अंदर अगर आपने फंक्शन को ख़त्म करना हो, फंक्शन को एंड करना हो, ठीक है, तो हम समटाइम्स क्या करते हैं, रिटर्न का भी यूज़ कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? रिटर्न कीवर्ड का भी यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर हो रही है बात? हाँ भाई, समझ आ गई ये चीज़? ये यहाँ तक क्लियर है? अभी तक हमने सिर्फ मेनली जो डिस्कस किया प्रिंट और रिटर्न का यूज़ किया, ठीक है, मतलब डिस्कशन करी है। भाई रिटर्न आपका डेटा सेव करवा देता है, प्रिंट आपका डेटा सेव नहीं करने देता। सेकंड पॉइंट कि भाई अगर आपने कहीं पर रिटर्न का यूज़ कर लिया और उसके बाद आपने भले ही कितनी ही लाइन्स क्यों ना लिख दी हो, आपके पास वो आगे वाली लाइन्स एग्जीक्यूट नहीं होती, सही है। कंपाइलर क्या करता है, वो सिर्फ आपका इस लाइन को रीड करेगा और इस लाइन की मदद से आउटपुट देके इस फॉर लूप को इस फंक्शन को ख़त्म कर देगा, ठीक है, यहीं पर एंड कर देगा, आगे इन लाइन्स पर नहीं जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। अब एक चीज़ समझे, देखें, लेट्स से कि भाई मैं कुछ इस तरह का फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ कि उसमें मैं यूज़र से इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट्स ले लूँ, बहुत सारे उससे इनपुट ले लूँ, सही है, और यूज़र जितने भी इनपुट देना वो सबके सब हैंडल हो जाए। मतलब कहने का ये, देखें, सिंपल ही रखते हैं इस चीज़ को। लेट से मैंने वही 8 नंबर्स का एक मैंने फंक्शन बनाया और उसमें मैंने लिख दिया n1, n2, n3, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूज़र से इनफाइनाइट इनपुट ले लूँ, इनफाइनाइट नंबर ले लूँ, सही है। लेकिन बात समझें, जब हम कभी भी किसी चीज़ को यूज़र के हिसाब से बना रहे होते हैं ना, फंक्शन हो या कोई भी कोड हो, तो हमें नहीं पता होता कि भाई यूज़र के माइंड में क्या चल रहा है। आया कि वो 10 नंबर आके इंटर करेगा, 20 करेगा, 200 करेगा, 2000 करेगा, हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो हमारे पास इसी वजह से ना पाइथन के अंदर कुछ स्पेशल सिंटैक्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम यूज़र के इनफाइनाइट नंबर्स को हैंडल कर सकते हैं, इनफाइनाइट इनपुट्स को हैंडल कर सकते हैं। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे ना सिर्फ n1, n2 लिखा, ठीक है, और मैंने आगे ना एक स्पेशल पैरामीटर का यूज़ किया। क्या होता है वो? स्टेरिस और n लिख दिया बस मैंने, ठीक है, और कॉलन लगाया मैंने और मैं अंदर आ गया। तो क्या होगा, आपका यूज़र अब जितने भी नंबर दे सॉरी 2 नंबर अगर वो देगा, इस इमेजिन करें वो 2 नंबर देता है, ठीक है, 2 और 3 देता है, तो 2 आपका किस में आएगा भाई? n1 में आ जाएगा, और 3 किस में आएगा? n2 में आ जाएगा। आपका कोड चल पड़ेगा, समझे बात को?
अगर वो और नंबर भी देता है, अब भले आगे वो 10 नंबर और प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सारे के सारे नंबर कहाँ पर आकर सेव करेगा? कंपाइलर कहाँ पे सेव करेगा? इस n के अंदर करेगा। मैं करके दिखाता हूँ। पहले मैं जैसे इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ आपके n को, ठीक है, ताकि आपको दिखा भी सकूँ कि n बनता किस तरीके से, n का डेटा टाइप क्या होती है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मैंने यहाँ पे 8 नंबर्स को कॉल किया। अब लेट से मैं बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे देता हूँ इसको। सही है, बहुत सारे नंबर्स दे दिए। तो आपका सिर्फ 1 और 2 ये आपके पास किस में जाकर सेव होंगे? n1 और n2 के अंदर, ठीक है। और बल्कि मैं n1 n2 को ही प्रिंट कर देता हूँ। और आपके 3 से लेके यहाँ तक के जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब कहाँ पर सेव होंगे? जाकर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। ये कहलाता है आपका आर्ग्यूमेंट। बताता हूँ मैं क्या होता है। इस एंड में जाकर आपके बाकी नंबर सेव हो जाएंगे, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट किया मैंने, ज़रा देखिएगा। आपके पास फंक्शन कॉल किया मैंने, फंक्शन कॉल करते हुए मैंने ये सारे नंबर्स भेजे उठाकर, ठीक है, 1 से लेके यहाँ तक। तो आपका n1 में कौन सेव हुआ भाई? 1, ठीक है। और 2 किस में सेव हुआ? जाकर n2 के अंदर। तो उसने 1 2 तो यहाँ पे शो करा दिया, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अब इतने सारे नंबर्स वो सब के सब कितने सॉरी वो सब के सब कहाँ चले गए? सिर्फ n के अंदर आ गए। ये देख रहे हैं, n के अंदर बाकी सारे नंबर्स हमें मिल गए। 3 से लेके 7 तक, 3 से लेके 7 तक यहाँ पे नंबर्स मिल गए। लेकिन एक पॉइंट समझना है, इसकी डेटा टाइप क्या है? n की डेटा टाइप क्या है? n की सोच के बताएं। देखें यहाँ पे टपल, एग्जैक्टली। क्या डेटा टाइप है? टपल। तो पॉइंट समझाने का क्या है कि भाई अगर हम कोई ऐसा फंक्शन लिख रहे हैं, कोई ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसमें यूज़र से हम इनफाइनाइट इनपुट ले सकें, तो ले तो लेंगे, लेकिन माइंड में रखना है भाई कि आपका वो वाली जो चीज़ होगी ना जिस पर हमने सारे के सारे यूज़र के इनपुट सेव करवाए हुए, वो किस तरह का डेटा टाइप बन जाएगा? टपल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? टपल बन जाएगा। और अगर मैं आपको इसकी टाइप दिखाऊं भी तो ज़रा देखें, मैं नीचे जाके लिखता हूँ, अगर टाइप ऑफ n तो क्या दिखा रहा है भाई? टपल दिखा रहा है। सही है। अच्छा, अब आप बोलेंगे भाई मैं यहाँ पे स्टार का क्यों यूज़ नहीं कर रहा? क्वेश्चन तो हो सकता है ना कि भाई पैरामीटर तो मैंने यहाँ पे स्टेरिस्क n करके लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको आगे स्टार n करके क्यों नहीं दिखा रहा? सही है। तो असल में बात ये है कि स्टार से ना हम पाइथन को एक स्पेशल मैसेज दे रहे हैं, एक ख़ास मैसेज भेज रहे हैं कि भाई क्या करो, जो शुरू के नंबर्स होंगे ना वो तो किस में ले आओ? n1 n2 के अंदर। लेकिन स्टार से पाइथन को पता चलेगा कि भाई उनके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी यूज़र ने इनपुट दिया है वो सब के सब किस पे सेव करवाने? उस पैरामीटर में सेव करवाने जिस पे सिंगल स्टार लगा हुआ है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो हमेशा आपका क्या रहेगा? हमेशा आपका ये वाला पैरामीटर टपल ही होगा, हमेशा टपल होगा। लिस्ट, सेट ये नहीं होगा। हाँ, अगर हम टाइप कास्ट कर दें तो अलग बात है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन किस में कन्वर्ट करेगा? इनको टपल में कन्वर्ट करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो अब ज़रा देखें इतने सारा हमने जो काम किया उसका फ़ायदा क्या हुआ? अब लेट से यूज़र अगर इतने सारे नंबर देता है ना और हम इनको सम करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? इनको सम करना चाह रहे हैं, इस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो हम आराम से कर सकते हैं। अब सही है। तो क्या करूँगा मैं? अगर मैं इसको लिखता हूँ, समझें ज़रा, मैं यहाँ लिखता हूँ n1 प्लस n2 प्लस, और क्या कर सकते हैं हम? सम ऑफ n। हमने पढ़ा था ना कि भाई एक यूनिवर्सल फंक्शन होता है हमारा, यूनिवर्सल फंक्शन करके, लेंथ होती है, सम होता है, मिन होता है, मैक्स होता है, ठीक है। तो उनमें से सम एक हमारा यूनिवर्सल फंक्शन है। तो अगर मैं सम के अंदर इस n को पास कर दूं जो कि इस तरह से दिखता है, तो क्या ये सम करेगा? उनका सम कर देगा, ठीक है, सम कर देगा बिल्कुल, ठीक है। और आपके पास n1 n2 इस तरीके से सम होगा आपके यहाँ पे। और क्या ख्याल है, इसको रिटर्न करवा दूँ मैं? हमने इसको रिटर्न करवा दिया। सही है। हम एक काम करते हैं, ये नंबर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं
ताकि हम इसका आउटपुट वेरीफाई कर सकें कि भाई आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा। सही है भाई। तो 1 और 2 आपका आ जाएगा N1 N2 के अंदर, और सम ऑफ n का मतलब क्या है कि भाई 3, 5 और 2 का क्या करो, सम करो। कितना हो जाएगा, 3, 5, 2, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 n के अंदर, मतलब 10 आपका n के अंदर से निकल रहा है सम, और N1 N2 में क्या मौजूद है, 3 मौजूद है टोटल। तो 13 हमें इसका आउटपुट मिलना चाहिए। चलें ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं इसको। आइए 13। तो पॉइंट क्या था भाई, अगर हमने यूज़र से बहुत सारे इनपुट लेने हों तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ये सिंगल स्टार और किसी भी पैरामीटर का नाम लिख देते हैं। सही है। अब होता है क्या है, आपको यूजुअली ना ये नाम किस तरह मिलेगा, ARGS की मदद से मिलता है। मतलब प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, जब भी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट हैंडल कर रहे हैं यूज़र से, तो उसका क्या नाम रखते हैं भाई, वो ARGS रख देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। सही है। तो आपकी मर्ज़ी, आप ARGS रखें या कुछ और नाम रखें, लेकिन याद रखें अगर आपने ARGS रख दिया ना तो अब n यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस n का नाम ही चेंज कर दिया। मैंने क्या रख दिया, उसका नाम ARGS। तो मुझे यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा, उसको ARGS ही इसको मुझे बोलना पड़ेगा नीचे भी। ये समझ रहे हैं कि भाई जब यूज़र अब नंबर देगा ना, जितने भी एक्स्ट्रा नंबर देगा वो सबके सब नंबर किस पे जाकर सेव होंगे, ARGS आर्ग्यूमेंट में जाके सेव होंगे। क्लियर हो रही है यहाँ तक? तो एक चीज़ सही हो गई आपकी। सही है। अच्छा जल्दी से एक और चीज़ देखें। एक होता है हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, एक तो होता है क्या, आर्ग्यूमेंट्स। क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स, और दूसरा होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। और इसको किस तरीके से लिखते हैं हम, डबल स्टार बना के लिखते हैं। सही है। अच्छा यहाँ पर ये जो सिंगल स्टार था, इसकी डेटा टाइप क्या आ रही थी भाई, टपल आ रही थी। इसकी डेटा टाइप क्या आएगी, ये मैंने डबल स्टार करके लिखा हुआ है। किसी के है माइंड में, किसी को पता आइडिया? नहीं, लिस्ट के बाद हमने क्या पढ़ा था, वो आएगी। हाँ डिक्शनरी आएगी, एग्जैक्टली। इसकी टाइप क्या होगी, डिक्शनरी। और जब हम डिक्शनरी बोल रहे हैं तो आपके माइंड में वो बात आनी चाहिए कि भाई की भी होगी और वैल्यू भी होगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। तो देखते हैं ज़रा किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। अच्छा पहले मैं सिंपल ना कीवर्ड आर्गुमेंट को प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कि किस तरह के दिखेंगे। एग्जीक्यूट किया मैंने फंक्शन कॉल किया शो डिटेल्स का। ठीक है, शो डिटेल्स मैंने कॉल करी, और अभी देखें ये जो दो पैरामीटर्स हैं मेरे, ये तो सिंपल से पैरामीटर्स हैं ना। तो मैं सबसे पहले क्या पास करूँगा भाई, इसके अंदर नाम दे दूँगा। तो लेट से यहाँ पे नाम लिखा हमने अली। ठीक है, एज लिखी 17। अब समझिएगा बात को, अली किस में जाके सेव हुआ, नेम में, 17 एज में गया। सही है। अब हमने अगर कोई आर्ग्यूमेंट देने हैं तो अब हमने किस तरह से देने होंगे आर्ग्यूमेंट, थोड़े से स्पेशल तरीके से देने होंगे। ठीक है। और वो तरीका क्या है वो आपको ऑलरेडी मालूम है। मुझे बताएं, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि हम आर्ग्यूमेंट जब पास कर रहे होते हैं, दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो पास कर रहे होते हैं। देखें वैसे तो आर्ग्यूमेंट तीन टाइप्स होती हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। लेकिन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यूज़र खुद फंक्शन बनाते हुए डिफाइन कर देता है। तो हम तो खुद तो पास नहीं कर रहे होते उसको, हाँ उनको ओवरराइड ज़रूर करवा देते हैं, लेकिन वो हम बनाते नहीं है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट अभी हमने ऊपर डिस्कस किए। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमने सॉरी यहाँ पर अब जो डेटा देना है ना, जो इनपुट देना है, जो मतलब वैल्यूज़ पास करवानी है, वो हमें पास करनी है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के तौर पर। किस तरह, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के तौर पर। तो किस तरह पास करनी होंगी भाई, जी भाई अली,
किस तरह पास करनी होंगी? सर हम यहाँ पर वो पहले की देंगे, हाँ। वैल्यू देंगे कुछ भी। एग्जैक्टली तो क्या करना होगा मुझे? अच्छा यहाँ पर ना हम कुछ भी दे सकते हैं। अब लेट से मैंने फंक्शन बनाया सिर्फ दो चीज़ों के लिए, नेम और एज के लिए, लेकिन यूज़र चाह रहा है कि भाई क्या करे, वो हाइट भी दे अपनी, ठीक है, अपनी फ़ीस भी बताए, अपना स्कूल का नाम भी बताए, ठीक है। तो क्या होगा, वो सारी की सारी डिटेल दे सकता है बिल्कुल, लेकिन उसको वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। मतलब देखें, लेट से उसने अपनी हाइट लिखी, तो यहाँ पे क्या लिखेगा वो? सबसे पहले हाइट लिखेगा और इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू लिख देगा, लेट से 5.9। समझ रहे हैं बात को? ऊपर हमने जो पढ़ा था ना, जल्दी से इसको देख लें एक चीज़। ऊपर हमने जो बात की थी यहाँ पर प्रीवियस क्लास में, हम यहाँ पर इन आर्ग्यूमेंट्स को खुद बनाया करते थे, ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स थे, सही है। और जब यूज़र आकर हमें डेटा देता था तो वो इस तरीके से देता था, मतलब डेटा प्रोवाइड करने का तरीकाकार क्या था? सेम ही था। ये समझ रहे हैं बात को? लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन पता है क्या थी? हमने कहाँ तक के लिखे भाई लेटर्स? ए से लेके एच तक लिखें। अगर वो आके जी की वैल्यू पास करे, क्या करे? जी की वैल्यू पास करे, तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। लेकिन हमारा जो अभी वाला मेथड है, अभी वाला फंक्शन हमारा जो है, इसमें आप कुछ भी दे दें, हाइट दे दें, अपनी बाइक का नाम दे दें, गाड़ी का नाम दे दें, कैंपस का नाम दे दें, कुछ भी दे दें, ये सब की सब चीज़ों को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, सेव करेगा। किस में सेव करेगा? इसी वेरिएबल के अंदर, मतलब इसी पैरामीटर के अंदर, KWARGS हमने जो लिखा हुआ है, कीवर्ड आर्गुमेंट जो कहलाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैंने हाइट दी और लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ़ी लिख देता हूँ, ठीक है। फ़ी हमने दी लेट से 2400। कोई एक और वैल्यू बताएं, कोई एक और डेटा बताएं क्या? और जी फ़ी के अलावा कुछ और बताएं जी भैया। टाइम लिख देते हैं, लेट से 7 लिख देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्कूल नेम इक्वल्स टू करके लिखना है, ठीक है, इक्वल्स टू करके लिखना है। जिस तरह हम ऊपर पास कर रहे थे उसी तरीके से पास करना है। स्कूल नेम लेट से क्या है? इतना बड़ा नेम HPS लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल, हैप्पी पैलेस, जी होता है शायद वो। खैर, हमने इसको एग्जीक्यूट किया और देखें कि सारा डेटा हमारा यहाँ से यहाँ तक का डेटा किस तरह बन के आ गया भाई? एक डिक्शनरी फॉर्मेट में बनकर आ गया। तो हमने तो इसको किस तरह दिया था? हमने तो इसको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के तौर पर दिया था, लेकिन पाइथन ने क्या किया? खुद ही उसको डिक्शनरी बना दिया। समझ रहे किस तरह बनाया? उसको पता चला भाई कि क्या लगा हुआ है यहाँ पे, डबल स्टार लगा हुआ है, तो जब भी उसको डबल स्टार मिलेगा पाइथन को पता चलेगा। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी डबल स्टार पाइथन को मिलेगा ना फंक्शन के अंदर, तो पाइथन समझ जाएगा अच्छा भाई यूज़र ना मुझे किस तरह डेटा देने वाला है? कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह डेटा देने वाला है, इस तरह से डेटा देने वाला है, कीवर्ड आर्गुमेंट है, ठीक है, ये आपका कीवर्ड आर्गुमेंट है, कीवर्ड आर्गुमेंट की फॉर्म में डेटा देने वाला है। तो पाइथन क्या करेगा? इस कीवर्ड आर्गुमेंट को खुद से ही किस में कन्वर्ट कर देगा? डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास एक प्रॉपर क्या हो चुकी है? डिक्शनरी यहाँ पर आ गई है। बात क्लियर हो रही है? और आर्गुमेंट के अंदर हमें कीवर्ड आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती थी। सिर्फ आर्गुमेंट कब काम करता है आपका? सिंगल स्टार कब काम करता है? सिंगल स्टार कब काम करता है? जब यूज़र ने बहुत सारा डेटा देना हो। वो बताएगा नहीं डेटा किस चीज़ का है, कि भाई वो नंबर अगर दे रहा है तो सैलरी दे रहा है वो, या किसी की मतलब हाउस का रेंट बता रहा है, क्या बता रहा है, वो नहीं बताएगा। सिर्फ वो क्या करेगा? डेटा देगा। लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए क्या होता है ज़रूरी? कि यूज़र हमें कुछ इस तरह का डेटा देने वाला है कि वो बताएगा भी कि वो क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। डेटा की बताएगा टाइप क्या है, मतलब वही वो डेटा किसका है, इक्वल्स टू करके बताएगा उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और वो आपका कुछ भी हो सकता है, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। जैसे हमने यहाँ पे क्या पास किया? HPS, मतलब हमने एक स्ट्रिंग पास करी, ठीक है। 7 हमने क्या पास किया? एज एन इंटीजर दिया इसको। तो ज़रा देखें, HPS को इसने स्ट्रिंग बना के सेव किया,
7 को इसने मैंने इंटीजर बना के दिया था, इसने इंटीजर बनाकर ही यहाँ पर हमारी वैल्यू बना दी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो लेट्स से इसी मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम चाह रहे हैं कि हम ना एक ऐसा मेथड बना दें कि वो क्या करे, वो सारी डिटेल शो करवा दे। वो क्या करे, यूज़र की सारी डिटेल शो करवा दे। ठीक है, तो ज़रा सोचें यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ यूज़र नेम इस, ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा भाई, नेम, एंड ही इज, उसकी एज आ जाएगी years old। यहाँ तक तो बात सही है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कहा भाई नेम से डेटा उठाओ और यहाँ पे प्रिंट करवा दो। मतलब पहले ये मैसेज प्रिंट करो, यूज़र नेम इज़, जो भी यूज़र का नाम है, एंड ही इज़, और जो भी एज उसने दी वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आएगी, और हमने मैसेज कंप्लीट करवा दिया। लेकिन मुझे इससे डेटा निकालना है। मुझे किससे डेटा निकालना है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से निकालना है, KWARGS से डेटा निकालना है। तो क्या होना चाहिए, किस तरीके से डेटा निकालूंगा, सोचें ज़रा। तो आप F के बाद वो लिखेंगे, F के बाद क्या करेंगे, या तो फिर सर एंड की लिख देंगे, की लिखेंगे, किसकी, हाइट वगैरह। सही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं देखें, अच्छा अगर आप जो बोल रहे हैं ना, मैं बता दूँ क्या है। अब पहली बात ये, मुझे सबसे पहले ये तो मालूम नहीं होगा कि यूज़र कौन कौन सी की देने वाला है। देखें अगेन वही, यूज़र से जब भी हम कुछ इनपुट लेने की बात करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि यूज़र क्या क्या देने वाला है। अब लेट से मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, मैंने बोला यूज़र हाइट इज़, ब्रैकेट्स बनाए, और डिक्शनरी से डेटा किस तरह से निकाला जाता है, डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, डिक्शनरी का नाम, वो क्या है हमारे पास, डिक्शनरी का नाम यहाँ पे ये वाला नाम है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इसी में डेटा सेव हो रहा है ना। तो मैंने यहाँ लिखा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, और ब्रैकेट बनाए, और इसमें क्या पास करते हैं, हम की देते हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिख दी हाइट, HEIGHT, हाइट। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन मुझे बताएं कि क्या ये ज़रूरी है कि यूज़र हर मरतबा अपनी हाइट देगा। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा यूज़र आए, जब वो इस फंक्शन को यूज़ कर रहा हो, तो वो कुछ और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर दे, हाइट के बजाय वो अपनी वेट दे दे। समझ रहे हैं? तो मतलब ये तरीका क्या है, थोड़ा सा डायनेमिक नहीं है। तो देखें मैं बताता हूँ, हमने ना एक तरीका पढ़ा था डिक्शनरी से डेटा निकालने का। वो क्या होता था, हम लूप चलाते थे। क्या करते थे, लूप चलाते थे डिक्शनरी के ऊपर, अगर याद आ रहा हो। जब डिक्शनरी पे लूप चलाएंगे तो हमें क्या मिलती है, की भी मिल जाती है और उसकी वैल्यू भी मिल जाती है। तो हम दोनों को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना होगा मुझे, मैं आ गया इस लाइन पर, मैंने लिखा फॉर, किस तरह लूप चलाते हैं भाई, और इसके बाद कोई भी आइटरेटर, हाँ, और उसके बाद इन और डिक्शनरी का नेम। डिक्शनरी का नेम। ठीक है, अच्छा देखें जब भी डिक्शनरी पर लूप चलाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमें दो चीज़ें मिलती हैं। वैसे हमने बहुत सारे तरीके देखे थे, 3 शायद तरीके मुझे याद पड़ रहा है हमने देखे थे, 2 या 3 तरीके। तो अभी हम एक ही वाले को डिस्कस कर रहे हैं जो कि सिंपल है बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि हमें ना की भी मिलती है और उसकी वैल्यू भी मिलती है। अगर याद आ रहा हो, हमने देखा था की भी मिलती है और क्या मिलती है, वैल्यू भी मिलती है। एक इस तरह से हम लूप चलाते हैं। तो मैंने लिखा फॉर K, V, मतलब K मतलब की और V मतलब वैल्यू। की और वैल्यू मिलेगी कहाँ से, इन, ये मेरी डिक्शनरी का नाम है, कीवर्ड आर्गुमेंट, अगेन इसको आप कुछ भी रख सकते हैं, और लिखना होगा मुझे डॉट आइटम्स। ठीक है, अब आइटम्स क्या करेगा, वो आपकी ये जो हाइट है ना, इसको किस में असाइन करेगा, सबसे पहले के अंदर, और ये जो इसकी वैल्यू है इसको किस में असाइन करेगा, वी के अंदर। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो फी के अंदर कौन आएगा, आपका के आएगा, और 2400 किस में आएगा, वी में आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूँ, अब बस मैं क्या लिखता हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यूज़र की हाइट क्या है, द यूज़र हाइट इज़ 5.9, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो क्या ख्याल है, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, द यूज़र, यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई मैं, हाइट लिखूंगा या क्या लिखूंगा,
मुझे मैसेज क्या लिखवाना है, द यूज़र, और जो भी की है ना उसको मैं यहाँ लिखवाना चाह रहा हूँ। द यूज़र जो भी उसकी की है मैं उसको इस ब्रैकेट में लिखना चाह रहा हूँ, तो के होना चाहिए ना। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा तो भाई की में आपके पास हाइट आ रही होगी, तो बस मैंने के को अंदर लिख दिया। और क्या लिखूंगा आगे, द यूज़र हाइट इज़, इस के की जगह खुद से हाइट आ जाएगा। इमेजिन कर रहे हैं ना आप लोग, द यूज़र हाइट इज़, और आगे मुझे क्या लिखवाना है, उसकी वैल्यू मतलब वी लिखवा दूंगा बस। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो क्या होगा, द यूज़र क्या आ जाएगा इस के अंदर, फ़ी आ जाएगा। द यूज़र फ़ी इज़, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 2400। फिर थर्ड टाइम लूप चलेगा तो द यूज़र टाइम इज़ क्या आ जाएगा वी के अंदर, 7 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो हमने एक इस छोटी सी लाइन की मदद से सारी कीज़ और वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, देखें ज़रा, एग्जीक्यूट किया तो ये तो आपके पास क्या हो गया, ये वाला मैसेज हमारे पास यहाँ से आ गया जो हमने हार्ड कोड किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन 2 लाइंस की मदद से मेरे पास डायनेमिकली डेटा आ गया। भाई यूज़र की हाइट 5.9 है, यूज़र की फ़ी ये है, उसका टाइम ये है क्लास का, और इसके स्कूल का नेम ये है। समझ रहे हैं बात को? तो समरी देखते हैं इसकी ज़रा जल्दी से कि भाई आर्ग्यूमेंट्स सिंगल स्टार की मदद से लिखे जाते हैं। अगर आपने यूज़र के बहुत सारे इन्फिनिटी या n नंबर ऑफ इनपुट्स को हैंडल करना है तो सिंपल क्या करते हैं भाई, हम फंक्शन बनाते हुए एक स्टार का यूज़ करते हैं और उसके आगे कोई भी पैरामीटर का नाम लिख देते हैं, कुछ भी लिख दें, मर्जी है। लेकिन अच्छी कन्वेंशन क्या होती है, मतलब प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, हमेशा ARGS को यूज़ कर रहे होते हैं मेजॉरिटी के अंदर। ठीक है। सेकंड चीज़, क्या आपको अगर मालूम है कि भाई आपने कोई ऐसा फंक्शन बनाना है और जब यूज़र उस फंक्शन को यूज़ करेगा ना, उस फंक्शन को जब यूज़र यूज़ करेगा तो वो किस तरह का डेटा देगा, कीवर्ड आर्गुमेंट वाला डेटा देगा, की भी बताएगा, उसकी वैल्यू भी बताएगा। तो आपने उस चीज़ को हैंडल करना होता है किस तरीके से, डबल स्टार की मदद से। ठीक है, डबल स्टार लगाया और अगेन आपने पैरामीटर का कुछ भी नाम रख दिया। लेट्स से अगर आप इसको डी बोल दें ना, तो जब भी आपका ये काम करेगा, लेकिन फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, इस कीवर्ड्स की जगह डी ही लिखना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? पक्का? आगे बढ़ूँ? अच्छा, अब यहाँ से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। अभी हम बात करने लगे स्कोप्स की। जब भी फंक्शन के अंदर बात करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं स्कोप की, कि लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है। सही है, अभी हम उसकी डिस्कशन करने लगे। इंपॉर्टेंट है वो, समझिएगा इस चीज़ को। चलें ज़रा थोड़ा सा टाइम लें और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करें। हाँ भाई अली, इस फंक्शन को आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है कहाँ से, इस लाइन से। हमने क्या किया, x के अंदर क्या सेव करा दिया भाई, 5। ठीक है, फिर मैंने उसी 5 को, मतलब मैं x लिख रहा हूँ ना, x लिख रहा हूँ और किस में पास कर रहा हूँ मैं, फंक्शन g। देखें g ये रहा आपका, g फंक्शन ये रहा, और उसके अंदर मैं क्या वैल्यू भेज रहा हूँ, 5 भेज रहा हूँ। भाई मैं x भेज रहा हूँ मतलब 5 भेज रहा हूँ ना, चूँकि मैंने x में 5 को स्टोर किया हुआ है। सही है। तो जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होगा, पाइथन का कंपाइलर कहाँ चला जाएगा, 5 पर चला जाएगा या फंक्शन में चला जाएगा, फंक्शन में चला जाएगा। सही है। तो मुझे बताएं कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। y की वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ तक पहुँच रहे हैं? अब ज़रा आगे बताएं, मैं आगे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा, 6। पहले इस लाइन की मदद से क्या मिलेगा मुझे, 5, और यहाँ पर 6 मिलेगा। फंक्शन ख़त्म। तो फिर आपके पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और इसका आंसर भी क्या आएगा, 6 है, 5। सोच के बताएं। अच्छा हाँ सही है, वो प्रिंट में खाली सर्च करता है, एक्स में नहीं करेगा। समझा आप? नहीं, देखें, अच्छा देखें एक बात, अभी इस तरह के हम आगे थोड़े और कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन देखेंगे। तो हम हर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है भाई, फंक्शन को ऊपर से रीड नहीं करना। आप लोगों ने फंक्शन को कब रीड करना है, आपने फंक्शन जब कॉल हो रहा है ना, वहाँ से लेके चलना उसको,
जब ही समझ आएगी चीज़, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है, तो लेकिन पॉइंट समझे कि जब फंक्शन कॉल हो रहा होगा ना, वहीं से आपने फंक्शन के अंदर जाना है। ऊपर से अगर फंक्शन पढ़ेंगे तो कभी भी समझ नहीं आएगा। खैर, अब देखें इसको समझते हैं हम। एक्स की वैल्यू मैंने 5 स्टोर करी, उस 5 को मैंने भेजा वहाँ पर जी फंक्शन के अंदर भेजा, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 5 हो गई। सही है बात यहाँ तक। मैंने क्या बोला भाई, क्या प्रिंट करो? एक्स प्रिंट करो। अब ज़रा सोच के बताएं भाई, फंक्शन के अंदर कौन वैल्यू को गेट कर रहा है? वाई। लेकिन मैं तो अंदर वाई यूज़ ही नहीं कर रहा, अंदर वाई में यूज़ ही नहीं कर रहा, तो एरर आना चाहिए या चल जाना चाहिए इसको? एरर आना चाहिए। हाँ भाई, और कोई? इस जगह पर ये जो मैंने लाइंस हाईलाइट की हुई है, इस पे एरर आएगा या चल जाएगा ये? अच्छा देखें, ये चल जाएगा। अब क्यों चलेगा, समझे बात को। एक पॉइंट समझिएगा। देखें, फंक्शन के बाहर, ठीक है, फंक्शन के बाहर हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं ना, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो हर जगह एक्सेस की जा सकती है, ऐसी है ना। ग्लोबल का मतलब क्या होता है कि वो कोई ऐसी चीज़ जो कि मतलब हर जगह एक्सेस की जा सकती है, ठीक है। तो आपका मैंने क्या बोला, फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल है वो क्या कहलाता है? ग्लोबल वेरिएबल। ये भी बोला जाता है, कुछ लोग इसको इस तरह बोलते हैं कि वो आपका वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में लिखा हुआ है। समझिएगा बात को। कुछ लोग बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर वाले वेरिएबल्स को, और कुछ लोग क्या बोलेंगे कि भाई फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल है आपका वो ग्लोबल स्कोप में लिखा हुआ है। मतलब बात एक ही है, लेकिन ठीक है। क्या मतलब बनेगा इसका कि भाई आप उस वेरिएबल को कहीं भी कॉल करें वो आपका चल पड़ेगा। सही है। तो अब मुझे सोच के बताएं अली कि आपका ये जो x है ये प्रिंट होगा या नहीं होगा, एरर देगा। अभी जो हमने बात की ना ग्लोबल वाली, उससे थोड़ा सा इसको लिंक करें। होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल का मतलब क्या है? जब 5 आएगा तो यहाँ पे ये आपको प्रिंट करके दे देगा आंसर। समझ रहे हैं बात को। भले ही मैंने y का यूज़ नहीं किया, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका जो वेरिएबल है ना वो आपका ग्लोबल वेरिएबल है बाहर, तो इसीलिए आपका ये 5 प्रिंट कर देगा। अच्छा भाई, ये 5 तो प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा? 5 + 1 करेगा प्रिंट, तो क्या हो गया? 6 हो गया। चलें, ये बात सही हो गई कि आप लोगों ने कहा कि भाई एक आंसर 5 आया, दूसरा आंसर 6 आया। अब आपका फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मतलब आपकी g(x) वाली लाइन कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गई है। अब कंपाइलर जाएगा अगली लाइन पर और x प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर क्या आंसर आएगा x का? सर ये x दोबारा 5 करें तो 5 हो जाएगा। अच्छा देखें, अब बात समझें। आपके पास यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे पता है कि भाई 5 + 1 क्या हो गया? 6 हो गया, ऐसे ही है ना। लेकिन मुझे बताएं कि क्या मैंने 6 को वापसी x में असाइन किया? 5 कर दिया। नहीं। देखें, x को 5 कर दिया। लेकिन देखें, आपको पता है कंपाइलर किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले आके वो इस लाइन को रीड करेगा, ठीक है। लाइन एग्जीक्यूट हो गई, x में 5 स्टोर कर दिया। फिर g(x) को इसने एग्जीक्यूट किया। मतलब g(x) को एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है कि वो इन सारी लाइंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। सही है। लेकिन उसके बाद पता है क्या, यहाँ से वो अगली लाइन पे जाएगा, पीछे नहीं जाएगा दोबारा। समझ रहे हैं बात को। यहीं से वो क्या करेगा? अगली लाइन पर जाएगा। सही है। तो आप सोच के बताएं कि x का आंसर अब 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए? 5 बिल्कुल 5 होगा। देखें, ये जो चीज़ है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे मैंने +1 तो किया हुआ है, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन अगेन मुझे सोच के बताएं कि क्या मैंने x को असाइन किया हुआ है दोबारा से? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है? मैंने इसको इस तरह तो नहीं लिखा हुआ ना, x = x + 1। मैंने इसको इस तरह तो नहीं लिखा हुआ ना कि भाई 1 को प्लस करो फिर दोबारा x में असाइन कर दो, इस तरह नहीं लिखा हुआ। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टेम्पोरेरीली उसको प्रिंट फंक्शन करके दिखा रहा हूँ कि भाई अगर हम उस वैल्यू में +1 करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। लेकिन जो ओरिजिनल वेरिएबल है, ओरिजिनल वेरिएबल मतलब ग्लोबल स्कोप में जो आपका वेरिएबल लिखा हुआ है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे। पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा? तो इसीलिए आपका यहाँ पर x 5 ही मिलेगा। क्लियर है? चलें एग्जीक्यूट करते हैं इसको, और ये तो आंसर आ गया 565। ये सिंपल सी चीज़ थी। क्लियर है? आगे बढ़ूँ? चलें अब ज़रा इसका सोचें आंसर और फिर बताएं।
अगेन यहाँ से चलना है अली, ठीक है, यहाँ से चलना है, इस लाइन से आगे बढ़ें और ज़रा जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। सर ये वेरिएबल था यार, सॉरी हाँ भाई दानिश, का आंसर आएगा। नीचे का 5 5 5 5 नीचे क्या आएगा? सॉरी 5 5 नहीं 1 आएगा और नीचे 2 आएगा। हाँ 1 2 तो आएगा। देखें आप लोग कहाँ से चल रहे हैं, आप लोग यहाँ से चलें। चले लेकिन ऊपर वो आपने दिया हुआ सबसे पहले x के अंदर क्या सेव हो गया? 5 सेव हो गया, सही है। अच्छा, फिर हमने उसी 5 को उठा के भेज दिया फंक्शन f के अंदर, और फंक्शन f के अंदर कौन उस वैल्यू को गेट करेगा? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। लेकिन अगेन भाई मैंने y तो कहीं यूज़ ही नहीं किया फंक्शन के अंदर, सही है, कोई मसला नहीं है। हम आगे बढ़े, हमने क्या किया, x की वैल्यू के अंदर असाइन किया हुआ है 1, और फिर हम x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं 1 से, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। और फिर थर्ड लाइन में जाके क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, 2 बोल रहे हैं उसको, ठीक है। तो आंसर यहाँ से क्या मिलेगा हमें? इस प्रिंट की मदद से 2 मिलेगा। ये समझ रहे हैं बात को? 2 मिल गया, फंक्शन आपका ख़त्म, फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो हमें इस लाइन की मदद से सिर्फ एक आंसर मिला, वो क्या है? हमारा 2 है। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताएं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 5 या 2? क्यों? 2 x की वैल्यू 2 तो किया ही नहीं है, अब ये x की वैल्यू 5 हो गई ना। लेकिन ये देखें यहाँ पर मैंने किया नहीं है क्या उसकी वैल्यू को, अंदर मैंने क्या उसको चेंज नहीं किया। देखें बाहर तो x की वैल्यू 5 थी, सही है बात आपकी, लेकिन मैंने अंदर x की वैल्यू को 1 रखा और फिर उस x की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करवा दिया और फिर प्रिंट किया, तो मुझे क्या वैल्यू मिली? 2 मिली। तो अब यहाँ पे जब मैं x प्रिंट करूँगा तो 5 मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। यहाँ पे आपने वेरिएबल बनाया ना x में, जी फिर आपने यहाँ पर x में वेरिएबल बनाया 5 सेव किया उसको, जी, वो तो बाहर हुआ ना, नहीं करेगा उसको इवेंट नहीं करेगा 5, वैसे तो 5 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, सही है, आप लोग के आंसर सही है, 5 प्रिंट करेगा। अब एक बात समझिएगा, यहाँ से एक रूल बताना है मुझे, ये आंसर सही है, 5 प्रिंट करेगा, पे अंदर से क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा, और इसकी मदद से क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। लेकिन समझे क्यों 2 मिलेगा, इसका असल रीज़न समझें। देखें पहले आप लोग मुझे बताएं कि जो x है इसको मैं क्या बोलूँ, इसको अभी मैंने क्या नाम बताया था, क्या बोलते हैं इसको? इस वेरिएबल का नाम क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल होता है। ये क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल। तो फंक्शन के बाहर कोई भी वेरिएबल लिखा जाए वो क्या होता है भाई? ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, एक चीज़ और कि ये जो लिखा हुआ है ना x, लाजमी नहीं कि ये आपका यहीं पर हो, फंक्शन के नीचे हो, ये फंक्शन के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। बस पॉइंट ये फंक्शन से बाहर होना चाहिए, ऊपर नीचे की कैद नहीं है, ऊपर लिखा जाए या नीचे लिखा जाए ये कहलाएगा ग्लोबल ही। समझ रहे हैं बात को? तो एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब समझिएगा बात को कि भाई ये जो x मैंने अंदर डिफाइन किया हुआ है ना, ये वाला x बाहर वाले x से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? समझिएगा बात को कि ये जो x है ना, इस x को हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल बोलते हैं। फंक्शन के अंदर हम जो भी वेरिएबल बनाएंगे वो क्या कहलाता है? वेरिएबल आपका लोकल वेरिएबल। फंक्शन से बाहर तो ग्लोबल, फंक्शन के अंदर तो लोकल। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब सॉरी, अब पॉइंट क्या है कि भाई फंक्शन के अंदर हमने लोकल वेरिएबल बना दिया, सही है, लेकिन वही वेरिएबल बिल्कुल सेम वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में भी मौजूद है, बाहर भी मौजूद है। तो पता ही क्या करेगा पाइथन? पाइथन ज़्यादा प्रेफरेंस देता है लोकल वेरिएबल्स को। किसको देगा? लोकल वेरिएबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। देखें, 2 एक्स हो चुके हैं आपके, एक बाहर वाला एक्स है ग्लोबल वाला, एक अंदर बनाया हुआ हमने, सही है। लेकिन पाइथन अब किसको कंसिडर करेगा? पाइथन आपके इस अंदर वाले को कंसिडर करेगा और उसी के साथ इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, 1 बढ़ा दिया और उसी को प्रिंट करवा दिया, सही है। अच्छा, एक और चीज़ देखें, हमने एक्स को क्या बोला? अभी अंदर वाले एक्स को क्या बोला?
लोकल, क्या बोला? लोकल। लोकल का मतलब क्या है कि सिर्फ अंदर ही ये काम करेगा। लोकल का मतलब क्या है? सिर्फ अंदर ही ये काम करेगा, बाहर इसका कोई काम नहीं है, मतलब बाहर इस वैल्यू को हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका जो अंदर वाला एक्स है ना वो सिर्फ अंदर की हद तक ही है, समझ रहे हैं बात को? तो अब जब बाहर आके मैं इस एक्स को प्रिंट करूँगा तो आप लोगों ने बताया कि 5 मिलेगा आंसर, बात सही है आप लोगों की, लेकिन पता होना चाहिए क्यों? क्योंकि भाई हम असल में कहाँ खड़े हुए हैं? फंक्शन के बाहर खड़े हुए हैं। तो जब फंक्शन के बाहर खड़े होकर हम वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो फंक्शन के बाहर वाला वेरिएबल ही हमें मिलेगा आंसर में, समझ रहे हैं बात को? अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, लेकिन समझें भाई लोकल वेरिएबल सिर्फ लोकल की हद तक है, मतलब फंक्शन के अंदर तक है वो। ग्लोबल आपका हर जगह चलेगा, ठीक है, बाहर भी अंदर भी। लेकिन रूल क्या देखा कि अगर लोकल वेरिएबल हो आपका तो प्रेफरेंस हाई किसको मिलेगी? हाई प्रेफरेंस किसको मिलेगी? लोकल को मिलेगी, ग्लोबल वाले को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम फंक्शन के बाहर निकले तो आपका ये जो एक्स है ना, आपका ये 5 प्रिंट करेगा, ना कि 2। ज़रा देखें आउटपुट इसका, तो 2 और 5 आ गया यहाँ पर। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा, ठीक है। हम और एग्जाम्पल लिखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। अगेन यहाँ से चलिएगा आगे, ठीक है, इस जगह से आगे चलें, फंक्शन के अंदर जाएं, देखें डेटा क्या भेजा है हमने। सॉरी इसको अनकमेंट कर देते हैं, सॉरी। ऊपर क्या आएगा? 6 आएगा और नीचे 5 आएगा, पक्का ऐसी है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही लॉजिक बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक मसला है यहाँ पे, पता है वो मसला क्या है? देखें अगेन आप लोग बताएं, ये x इसको क्या नाम देते हैं हम? अभी हमने क्या नाम डिस्कस किया? ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और मैं इस ग्लोबल वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ? पास कर रहा हूँ एच फंक्शन के अंदर। तो एच फंक्शन के अंदर y इसको गेट करेगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। लेकिन y का अगेन मैंने आगे यूज़ ही नहीं किया, कोई मसला नहीं है। हमने क्या बात की कि भाई ग्लोबल वेरिएबल आपका हर जगह एक्सिस हो जाता है, अंदर भी होता है फंक्शन के बाहर भी होता है। लेकिन फंक्शन के अंदर अगर कोई लोकल वेरिएबल मौजूद है तो फिर वो काम करता है, ग्लोबल वाला काम आपका वहाँ पे नहीं करता, उसको हाई प्रेफरेंस मिलती है, ये बात भी सही है। लेकिन क्या हमने फंक्शन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल खुद से बनाया? दोबारा से नहीं बनाया ना। हम क्या बोल रहे हैं? जस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये इंक्रीमेंट किस में हो रहा है? लोकल वेरिएबल में हो रहा है या ग्लोबल वाले वेरिएबल में हो रहा है? ये टर्म्स कंफ्यूज तो नहीं कर रही, सिंपल सी चीज़ है बहुत। भाई मैं यहाँ पे खड़ा होके ग्लोबल वेरिएबल में चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं खड़ा हुआ कहाँ पर हूँ? फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर को क्या बोलते हैं हम? लोकल स्कोप बोलते हैं, ठीक है। लोकल स्कोप बोल रहे हैं, लोकल एरिया बोल रहे हैं, फंक्शन का एरिया बोल रहे हैं, लोकल स्कोप अच्छा वर्ड है। लोकल स्कोप में खड़े होकर मैं चाह रहा हूँ मैं ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर दूँ, ऐसे ही है ना? ज़रा देखें आउटपुट क्या आएगा, क्या दिखा रहा है? एरर दिखा रहा है, हाँ बिल्कुल एरर मिलेगा। देखें बोल रहे भाई इस लाइन से जब आप गए और अंदर इस लाइन पर आए, देखें हम इस लाइन से तो अपना डेटा भेज देते ना अंदर, ठीक है, और हम कहाँ पर आए? इस लाइन की मदद से फंक्शन के अंदर आ गए। देखें पूरा फंक्शन डिफाइन हुआ आपके पास, ठीक है, और आपको एरो दिखा रहा है इस लाइन पर, एरो दिखा रहा है। मसला यहाँ पर है, क्या मसला है, क्या बात हुई कि भाई लोकल स्कोप में रहते हुए, लोकल स्कोप में खड़े होकर हम ग्लोबल स्कोप को, ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। तो एरर क्या बोल रहा है भाई? कैन नॉट एक्सिस्ट लोकल वेरिएबल एक्स वेयर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू। इस सिंपल अल्फाज में कि भाई हम लोकल स्कोप में खड़े होकर ग्लोबल वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। पॉइंट समझ रहे हैं? लोकल स्कोप में रहते हुए ग्लोबल वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, सही है। इसने यहाँ पर एरर दिया है हमें, ठीक है, क्लियर हो रही है? अच्छा, अगर मैंने एक काम किया, मैंने इसको कमेंट कर दिया, यही मसला कर रहा है ना हमारे पास। अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया, अब ज़रा सोच कर बताएं कि आंसर क्या आएगा? 5 और 5 एग्जैक्टली। अभी आपको आंसर मिलेगा, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं तो आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो 3 रूल्स देख लिए हमने, जल्दी से ज़रा। भाई ग्लोबल वेरिएबल आपका हर जगह एक्सिस हो सकता है, फंक्शन के अंदर भी, फंक्शन के बाहर भी, सही है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर आपका एक वेरिएबल है
ग्लोबल वेरिएबल है वो, और वही बिल्कुल सेम वेरिएबल आपके लोकल स्कोप में भी मौजूद है। ग्लोबल वेरिएबल भी है और लोकल वेरिएबल भी है वो, सही है। ये वाली एग्जाम्पल ऊपर वाली, ग्लोबल वेरिएबल भी है और वही आपका लोकल वेरिएबल भी है। तो इस सिनेरियो में हाई प्रेफरेंस किसको मिलती है? लोकल वाले को मिलेगी, बाहर वाला वेरिएबल अब यहाँ पे काम नहीं करेगा, सही है। तो हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया उसने इंक्रीमेंट किया था या नहीं किया था? किया था ना। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे इसने क्या किया था, हमें इसी लाइन पे एरर दे दिया था। क्यों? क्योंकि हम लोकल स्कोप में रहते हुए बाहर वाले वेरिएबल को चेंज करना चाह रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 3 रूल होगा। ये किस क्लियर हो रही है वाली बात? आगे बढ़ूँ? चलें अब इसको सोच के बताएं। सिंपल सी चीज़ है, अगेन वही, ठीक है। अगेन आपने यहाँ से चलना है, ये जो x लिखा है ना, इस x से आप लोग आगे बढ़ेंगे। जी भैया ली, इस x से आगे बढ़ें और बताएं कि क्या आउटपुट आएगा। चलेगा कोड, एरर देगा, क्या मसला आएगा? जी हाँ सही है, ऊपर वाली वैल्यू 4 आएगी और सही है, और फंक्शन ख़त्म। लेकिन आगे भी तो हमने लाइंस लिखी हुई है ना ये वाली, ये बताएं इसका क्या आंसर आएगा। हाँ भाई दानिश, समझ आ रहे हैं? बताऊं? बूलियन में आंसर आया। बूलियन नहीं, बूलियन नहीं। देखें 4 एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। चले समझें इसको, सिंपल सी चीज़ है। देखें x मेरा क्या है भाई? ग्लोबल वेरिएबल, 3 उसकी वैल्यू है। चलें हमने उस 3 को पास किया फंक्शन f के अंदर, ठीक है। तो x लिखने का मतलब क्या है? 3 हमने इसको पास करवा दिया। अच्छा, अंदर x ने उसको गेट किया, x की वैल्यू क्या हो गई? ये 3 हो गई। अच्छा, हमने बोला भाई उस 3 को पकड़ो, उसमें 1 प्लस करो, कितना हो गया? 4। और हमने इस 4 को अंदर x में ही असाइन करवा दिया। अब समझिएगा अगेन कि भाई ये जो x में लिख रहा हूँ ना, ये बाहर वाले वेरिएबल को चेंज हरगिज़ नहीं कर सकता। अगेन क्यों? क्योंकि ये लोकल स्कोप में खड़े हुए, हम अंदर खड़े हुए, मतलब कहाँ है? ये लोकल स्कोप है। देखिए यही चीज़ ना ऊपर वाली जो हमने उसने एरर दिखाया था हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोकल स्कोप में रहते हुए ग्लोबल स्कोप को, ग्लोबल वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि मैं लोकल एक अलग वेरिएबल बना रहा हूँ, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखें हमने अंदर एक लोकल वेरिएबल बनाया था और उसमें हमने चेंज भी करवा दिया था डेटा को, तो काम कर गया था, कोई एरर नहीं दिखाया था। तो यहाँ पर x लिखने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम बाहर वाले वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। ये तो क्या कर रहे हैं, अंदर ही हम एक अलग से वेरिएबल बना रहे हैं और डेटा उसमें हम क्या सेव करवा रहे हैं? 4 हमने उसमें सेव करवा दिया डायनेमिकली, सही है। अच्छा, अगली लाइन पे हम गए, हमने बोला भाई ये पूरा मैसेज दिखाओ, जो भी ये मैसेज लिखा हुआ है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 4 आ जाएगी। चले यहाँ तक बात सही है। और हमने बोला कि भाई उस x को ना बाहर किसी वेरिएबल में सेव भी करने दो। रिटर्न मतलब यही होता है ना कि भाई जो हम यहाँ से भेज रहे हैं उसको किसी वेरिएबल में सेव भी करने दो, सही है। क्लियर हो रही है बात? तो हमने 4 को बाहर भिजवा दिया। अच्छा, अब इस पूरी चीज़ की मदद से, मतलब जब फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने से आपके पास, आपको मालूम है, एक तो आपका प्रिंट फंक्शन चलेगा और ये आपको खुद ब खुद 4 दिखा देगा पहली मरतबा। और हमने उसी 4 को बाहर भी भेज दिया, और वो किस में सेव हो रहा है भाई? जी के अंदर सेव हो रहा है। वो समझ पा रहे हैं बात को? वो 4 आपका जी में भी सेव हो रहा है, बिल्कुल वही 4, ठीक है। अच्छा, तो अगली लाइन पर बढ़े और हमने बोला भाई ये पूरा मैसेज दिखाओ और जी की वैल्यू प्रिंट करवा दो। तो हमने जी में क्या सेव करवाया है? 4। भाई वहाँ अंदर से 4 मिला, हमने उसी 4 को हमने जी में भी सेव करवा दिया, असाइन करवा दिया। तो एक 4 हमें मिला इस फंक्शन के अंदर से, एक 4 हमें मिला इस लाइन की मदद से। नहीं 4 देखें, यहाँ से क्या मिला था आपको? जब फंक्शन कॉल किया था आपने, तो आपकी इस लाइन की मदद से पहले 4 प्रिंट हो गया, फिर हमने उसी 4 को बाहर भेजा और जी में सेव करवा दिया।
और जैसे ही अगली लाइन पे बढ़े हमने दोबारा से जी को प्रिंट करवा दिया, फिर 4 हो गया। हाँ 4 हो गया, ठीक है। अब x का आंसर क्या होगा, क्या 4 होगा या भी ये 3 हो जाएगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये जो हमने अंदर काम करवाया है ना, ये सिर्फ अंदर की हद तक है, सिर्फ ये लोकल स्कोप की हद तक है, ये बाहर हमारे ग्लोबल वेरिएबल में कोई चेंज नहीं ला सकता, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं और आपका आउटपुट देखें, 4 4 3 आ गया। क्लियर हो रही है बात। तो अगेन जल्दी से इसका रिकैप करें कि भाई ग्लोबल वेरिएबल आपका हर जगह एक्सिस हो सकता है, बाहर भी अंदर भी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर हमने क्या था, हाँ अगर हमने कोई लोकल वेरिएबल बना दिया ना, ग्लोबल वेरिएबल भी हमारा उसी नाम से, और हमने उसी नाम से लोकल वेरिएबल भी बना दिया, तो ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगी, मतलब काम कौन करेगा, लोकल वेरिएबल काम कर रहा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था कि भाई अगरचे, समझिएगा, अगरचे हम ग्लोबल वेरिएबल को लोकल स्कोप में एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को बाहर जो बना हुआ है उसको लोकल स्कोप में हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ तो कर सकते हैं ना, लेकिन हरगिज़ हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, उसमें कुछ प्लस माइनस करवा सकते हैं, लेकिन उसकी मदद से हम बाहर वाले वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट हमने क्या देखा कि भाई अगर हम अंदर, मतलब ग्लोबल वेरिएबल की अगर हम अंदर वैल्यू पास करते हैं और उसको प्लस माइनस कुछ भी करके दोबारा से उसी नाम का वेरिएबल बनाते हैं, तो आपका ये लोकल स्कोप में वेरिएबल बन रहा है, इसका ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल पर या ग्लोबल वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात। चलें एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास का टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। अच्छा, ये नेस्टेड फंक्शन से रिलेटेड है। नेस्टेड का मतलब क्या होता है भाई, एक चीज़ में दूसरी चीज़, जैसा हमने पढ़ा था नेस्टेड इफ पहले कि भाई एक इफ में दूसरा, दूसरे में तीसरा इफ। फिर हमने पढ़ा था नेस्टेड फॉर लूप, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, दूसरे में तीसरा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन मतलब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन, दूसरे में तीसरा फंक्शन, ठीक है। तो चलिए काम करें, आप लोग ज़रा इसको सोचें, ठीक है, और इसका आउटपुट बताएं, वरना फिर हम ना इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, चूँकि 8:30 पे दूसरी क्लास आ जाएगी वरना, ठीक है। तो आप लोग ज़रा सोचें, 1 मिनट का टाइम लें। मैं फंक्शन एफ कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ से चलें, जब फंक्शन एफ कॉल होगा ना, अब ज़रा अपनी लॉजिक बनाए कि वो कंपाइलर कहाँ कहाँ जाएगा, किन किन लाइन को पढ़ेगा, किन किन लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ से इसको ज़रा समझें। अच्छा देखें फंक्शन कॉल किया मैंने, फंक्शन क्या है, एफ। फंक्शन क्या है भाई, एफ। अच्छा देखें, पत्नी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया नहीं किया, जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं ना, फिर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जब भी फंक्शन कॉल करेंगे ना, जब आपका वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, खुद से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता वो। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया एफ वाला, सही है। अब जैसे ही फंक्शन मैंने एफ कॉल किया, कंपाइलर कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, बोलेगा भाई ऊपर फंक्शन डिफाइन हुआ, यहाँ पे आ जाएगा वो, सही है। अच्छा, इसमें इंटर हुआ, अब जैसे ही वो इंटर हुआ, ये फंक्शन का पूरा स्कोप है ना, ये हमारे पूरे एफ फंक्शन का स्कोप है सॉरी, जिसको हम लोकल स्कोप हम अभी हमने ऊपर बात की थी, ये हमारा लोकल स्कोप है। तो लोकल स्कोप में अंदर पहुंचा वो, और इसको पता चला भाई यहाँ पर एक और फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ये एक और फंक्शन डिफाइन हो रहा है ना अंदर, सही है। तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा। देखें, जी वाला फंक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी तक जी फंक्शन को कॉल ही नहीं किया गया, समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट आपका कंपाइलर, जब हमने यहाँ पे फंक्शन एफ को कॉल किया, तो वो पहुँच गया इस स्कोप के अंदर, लेकिन इस स्कोप में भी वो डायरेक्ट जंप करके कहाँ पर आएगा, इस लाइन पर आएगा, सही है। इसको पता चला यहाँ पर कि भाई जी फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, जी फंक्शन कॉल हो रहा है। तो पहले इस लाइन पर आएगा, इस लाइन पर आने के बाद फिर वो अब इन लाइंस को रीड करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो फंक्शन कॉल हुआ, तो फिर आपके पास कंपाइलर यहाँ पर आया। अच्छा, अब इसको पता चला कि भाई जी फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ, पहली लाइन के इनसाइड फंक्शन जी। चले भाई, उसने ये तो प्रिंट कर दिया, प्रिंट करेगा ना, प्रिंट कर दिया उसने। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट लाइन पर पहुंचा, इसको पता चला फिर से क्या कॉल हो रहा है, फंक्शन एफ कॉल हो रहा है, फिर से फंक्शन एफ कॉल हो रहा है। क्लियर है। अच्छा, अब
जब वो इस लाइन पे पहुंचा, इसको पता चला दोबारा से फंक्शन एफ कॉल हो रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, वो पहुंच जाएगा इस वाली लाइन पर, सही है। अच्छा, इस लाइन पर जब पहुंचा तो अगेन इस पूरी चीज़ को अभी रीड नहीं करेगा, अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंपाइलर जंप करके कहाँ पर आ जाएगा आपका, डायरेक्ट इस लाइन पर आएगा, ठीक है। और फिर इसको पता चला यहाँ पे कि फंक्शन जी कॉल हो रहा है। फंक्शन जी का जब पता चला, फिर वो कहाँ गया, फंक्शन जी में गया। फंक्शन जी में जाके उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, दोबारा क्या मिल गया, दूसरी मरतबा भी इनसाइड फंक्शन जी मिल गया उसको, सही है। जब थर्ड लाइन पर पहुंचा, फिर पता चला भाई कि वही फंक्शन है दोबारा से कॉल हो रहा है, समझ रहे हैं। फिर दोबारा से कहाँ जाएगा, वो इस लाइन को रीड करेगा, इस लाइन को रीड करके वो जंप लगाए कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट इस जी पर आ जाएगा, समझ रहे हैं बात को। फिर जी में जब जी फंक्शन के अंदर जब वो जाएगा, इस लाइन को प्रिंट करेगा इनसाइड फंक्शन जी, और फिर वही फंक्शन एफ कॉल हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो आपका फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है जो कि एक इनफाइनाइट लूप उसने बना दिया है, इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा, और क्या प्रिंट करेगा, इनसाइड फंक्शन जी ही आपका ये हमेशा प्रिंट करता रहेगा। क्लियर हो रही है ये वाली बात। तो आपका इनसाइड फंक्शन एफ कभी भी प्रिंट होने वाला नहीं है, इस कंडीशन में नहीं हो सकता। क्लियर हो रही है। हाँ, इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा और इसका आउटपुट देखें। अच्छा, ये इसने क्या किया है, ये बहुत सारी मरतबा हमारे फंक्शन को कॉल करवा दिया इसने, देख रहे हैं कितनी मरतबा इसने कॉल करवा दिया है। और एंड में जाके एक एरर दे दिया है। एरर क्या था, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड, के फंक्शन आपका, ये जो फंक्शन है ना आपका, ये मैक्सिमम टाइम चल चुका है। इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन मैक्सिमम टाइम जितना चल सके ना उतना ये चल चुका है। क्लियर हो रही है बात। तो हमने पढ़ा था वाइल लूप हमारा क्या होता है वाइल लूप हमारा एक इनफाइनाइट टाइम चलता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह के फंक्शंस होते हैं जिनको हम इनफाइनाइट टाइम्स भी चला सकते हैं, सही। तो अगर हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर लिया, तो आपके पास अगर कोई कंडीशन नहीं है उसको स्टॉप करने की, तो आपका फंक्शन क्या होता है, समटाइम्स इनफाइनाइट लूप में चला जाता है वो, सही है। तो ये आपको पता नेस्टेड लूप। वैसे रिकर्जन ना एक अलग टॉपिक होता है, जो रिकर्जन दिखा रहा है ना, रिकर्जन का मतलब होता है कि एक फंक्शन के साथ दोबारा उसी फंक्शन को कॉल कर लेना, मतलब एक फंक्शन को कॉल कर लेना अपने अंदर रहते हुए। देखें जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन एफ हमने बनाया, लेकिन उसी को हमने क्या किया, उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लिया। तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, रिकर्जन कहलाता है। कि आपने फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाने के बाद उसी फंक्शन को अंदर ही कॉल कर लिया, उसी फंक्शन को अंदर ही कॉल कर लिया, तो ये चीज़ आपकी कहलाती है रिकर्जन। और ये एक अलग टॉपिक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक होता है ये, ठीक है। तो उस पर तो फिलहाल नहीं जा रहे हम, लेकिन समझाने का मतलब यहाँ पे ये था कि भाई आपका नेस्टेड फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको इन एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी किस तरीके से ये इसकी लॉजिक चल रही है, ठीक है। तो यहीं पे इसको एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल फर्दर इसको डिस्कस करके कंप्लीट कर देंगे फंक्शन को।